हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर कमेंट करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी और गोडसे और मिस्टर विनायक दामोदर सावरकर जी, ये तीन ऐसे फिगर्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। महात्मा गांधी जी अनकंडीशनली वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। बाकी हमारे जो पॉलिटिकल और सोशल एटमॉस्फेयर को करप्ट किया जा रहा है, डिसरप्ट किया जा रहा है, मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। ये सारे व्यूज हमारे अपने हैं, जो हमने इतिहास, भूगोल, भारत की ज्योग्राफी, भारत का इतिहास, बाकी सारी चीजें पढ़ी हैं, जो करंट में हमने डिस्कशंस देखे हैं, जो महात्मा गांधी जी के बारे में मैं जानता हूँ, गोडसे के बारे में मैं जो जानता हूँ, फिर जी उसको मैं शेयर करता हूँ, जो हमारे पास अपना नॉलेज है। महात्मा गांधी जी अनकंडीशनली, उनकी तुलना दुनिया में किसी भी आदमी से नहीं की जा सकती। मैं इसको डिफेंड करूंगा। जो लोग ह्यूमैनिटी पर विश्वास करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज पर विश्वास करते हैं, जानवर और आदमी को डिफरेंस करने में क्या चीज है जो डिफरेंस करता है एनिमल और ह्यूमन में? ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस? क्या है वो? क्योंकि ह्यूमन के पास इंटेलेक्ट्स है, ह्यूमन के पास अपनी वैल्यूज है, ह्यूमन के पास नॉलेज है, आर्गुमेंट करने की इंटेलेक्चुअल होता है ह्यूमन। दैट्स मेक द डिफरेंस। इससे हमने अपनी सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड बनाई हुई है, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज अपनी सोसाइटी की प्राथमिक वैल्यूज होती है, जिसमें हम महात्मा गांधी जी को इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण के बाद, भगवान राम के बाद, या फिर जो डिफरेंट रिलीजियस गुरुज हैं, उन लोगों के नीचे बिल्कुल मैं महात्मा गांधी जी को पाता हूँ। इन्होंने उन आइडियाज को एक्सरसाइज किया। महाभारत में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, ट्रूथ और बाकी सारी चीजें, उन्होंने उसको एक्सरसाइज की। फियरलेसनेस, उन्होंने महाभारत को, गीता को और महाभारत को अपने लैंग्वेज में लिखा है, उन्होंने उसमें जस्टिफाई किया हुआ है महात्मा गांधी जी ने, कि अन्याय न्याय के साथ उसी उसी के अंदर में रह के पलता है। जब उन्होंने कंपैरिजन किया, कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, दुर्योधन जो है वो भीष्म और उनके गुरुज द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के अच्छे गुणों के साथ ही वो रह करके फिर उन्हीं के अंडर अंडर में वो प्रोटेक्शन पाता है। अगर वो लोग चाहते तो उसको करेक्ट करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैडनेस है, बैड चीजें हैं, वो अच्छाई के अंदर ही पलती है और फिर उसी ही टॉपल कर देती है। सोसाइटी और ह्यूमन वैल्यूज पर अगर हम उसको जज करें ना, सोसाइटी ओवरऑल इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या था? बाहरी चीजों को निकाल देना ही इंडिपेंडेंस नहीं थी। इंडिपेंडेंस करके हम अपने सोसाइटी के फैब्रिक को किस तरह रखेंगे, ये भी एक चैलेंज होता है, जो महात्मा गांधी जी ने दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया। फियरलेसनेस, जिस समय आप फियर को छोड़ देते हैं, उस समय ही आप आजाद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, अब हम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब तो तुम्हें बाहर निकल ही जाना। अगर निकलोगे नहीं, तो उन्होंने कहा, ये भी कहा कि ब्रिटिश पीपल्स हमारे दुश्मन नहीं है, जो यहाँ हैं ये भी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो शासन यहाँ की गवर्नमेंट है वो भारतीय इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई आई वांट टू दिस गवर्नमेंट फ्लैश आउट। महात्मा गांधी जी की बात तो आप समझे ही, उन्होंने क्या कहा और ये क्या गलत है। यही अगर नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, अगर यही भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करे, तो इस गवर्नमेंट को यहाँ कौन रखेगा? ये गवर्नमेंट है क्यों?
अपनी गवर्नमेंट क्यों होती है? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही अपनी गवर्नमेंट का काम है। उन्होंने 11 पॉइंट एजेंडा इस गवर्नमेंट को रखे, उन्होंने इसको नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन कर देंगे और तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। तो उन्होंने बिल्कुल आँख में आँख डाल करके उनको चैलेंज किया कि नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम्हें बाहर जाना होगा। उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेशन ही बंद कर दिया, शट ऑफ, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनते। और सोसाइटी को किस तरह हम फैब्रिकेट करेंगे। लेकिन जो डिवीजन अंग्रेजों ने क्रिएट की 1905 के बाद से, वो बंगाल डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजन, है ना। फिर 09 में उन्होंने एक्ट्स पास किए, फिर 1919 में फिर से उसको एक्ट को और एक्सपेंड किया, फिर 35 में जो इंडियन एक्ट ले आया 35, उसमें और ज्यादा कम्युनल नई चीजों को स्प्रेड किया इन द नेम ऑफ राइट्स। इसलिए सोसाइटी हमारी डिवाइडेड हो गई। उसके रिप्रिकॉशंस में 2-2, 3-3 देश बन गए। तो महात्मा गांधी जी को उसमें मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको ये जो घटनाएं हैं उसके बिहाफ पर मैं उनको जज कर रहा हूँ, मैं डिफेंडर नहीं हूँ। अगर उन्होंने कुछ गलती की है, आपको लगता है कि बिल्कुल उन्होंने गलत किया, तो यू हैव टू क्रिटिसाइज। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या गलत किया है उसको एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। गोडसे भी एक नेशनलिस्ट था, नो डाउट अबाउट दिस, बट किलिंग महात्मा गांधी नहीं, is cannot be say that this is a good thing। महात्मा गांधी जी के अपने एक रोल है, समाज, सोसाइटी, बाकी सिस्टम को किस तरह ठीक करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। दिस इज जस्ट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन भारत का। नहीं, महात्मा गांधी कोई शब्द नहीं, आदमी नहीं है। महात्मा गांधी एक ब्रांड है। नहीं, ब्रांड मीन्स उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। अगर आप उसको ढंग से देखा जाए ना महात्मा गांधी जी को, तो नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म। नहीं, सोसाइटी के लिए अहिंसा परमो धर्म, ह्यूमनिज्म, मानवता की का फाउंडेशन होना, इन सारी वैल्यूज को प्रैक्टिस में ले आना है। तो ये सारी चीजें मौजूद, कौन नहीं जानता इसको, लेकिन उसको प्रैक्टिस में ले आना, फियरलेसनेस को प्रोटेक्ट करना और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी भुगतना। उन्होंने कहा कि जिस चीज को मैं गलत समझता हूं, मैं उसको कभी भी ऑब्वी नहीं करता, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानता और मैं फ्री हूं। तो उन्होंने ये कहा भी कि ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोग, आप उनको गुलाम बना ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, वो फ्री हैं। आप देखिए कि इंटरनेशनली जितने भी महात्मा गांधी जी के कॉन्सेप्ट्स हैं, आज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो महात्मा गांधी जी को इस तरह से एग्जामिन करना, उनको क्रिटिसाइज करना, उन्होंने देश का डिवीजन कर दिया, पॉलिटिकल चीजें हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना क्रिटिकल हो करके महात्मा गांधी जी को नहीं, अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करो और उसको सही तरीके से व्यू दो। आर्गुमेंट लॉजिकल होना चाहिए कि ये आदमी क्यों गलत है, क्यों सही है। मैं थक चुका हूँ सुनते सुनते महात्मा गांधी जी गोडसे वर्सेस, है ना। और कुछ लोग गोडसे को डिफेंड करते हैं। गोडसे डिफेंड नेशनलिज्म पर किया जा सकता है, यंग है वो, सेंटिमेंटल है, उसकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें नहीं फुलफिल होती तो गोली मारता है, ठीक मारता है, मैंने माना कि ठीक है, लेकिन गो हेड। लेकिन उसको डिफेंड किस तरह किया जा रहा है, उसको एक आइडियोलॉजिकल चीजें, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड दिया जा रहा है, उससे सोसाइटी और ज्यादा मैं अपराध तो होते रहते हैं, इट इज कॉल्ड मर्डर, है ना। लेकिन उसको डिफेंड करना, उस पर पैसे मुद्दत करना, उसको एक आइडियोलॉजिकल मोड़ देना नहीं, और गांधी जी को इस तरह से डिमनिश करना, उनकी वैल्यूज को, दैट इज ए क्राइम। आप ऐसा करके क्राइम कर रहे हैं सोसाइटी के प्रति। महात्मा गांधी जी या बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को गोलियां मार दी जाती नहीं। अभी वो था कौन सा किंग है वो, लूथर किंग, उसको भी गोली मारी गई काला गोरा के कॉन्सेप्ट पर, या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर उसने अपने राइट्स के लिए अमेरिका में किए आंदोलन। क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, गोली मार दी लोगों ने। अच्छे लोगों को हमेशा से, लोग सेंटिमेंटल होते हैं ना, फ्लो कर जाते हैं। मे भी हमारी बात सुन के कोई गुस्सा आ सकता है, कोई गाली भी दे दे, नहीं, लेकिन चीजें हैं, अपने इमोशंस को होता है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल यंग है, यूथ है, बोल दिया। मैं खुद कभी कभी
जैसे अभी हमारे मणिपुर में वो घटना हुई थी, 2 लड़कियों को उन्होंने वो रास्ते पे नहीं नंगेड ही घुमा दिया। उस पर मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर को, बाकी सारे चीज लोगों को भी उस समय बहुत मुझे गुस्सा था। नहीं, मैंने बहुत बुरे-बुरे कमेंट किए। नहीं, तो इस तरह यूथ है वो फंडामेंटली, और उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, गुस्से में आ जाता है, गोली मार दिया। मैंने मार दिया, ठीक मार दिया, बुरा नहीं मारा। उसका अपना काम था, उसने उनको मारा, गुस्से में आया, मार दिया। महात्मा गांधी जी उसको माफ कर देंगे, ठीक है, चलो ओके, ठीक है। लेकिन उसको आइडियोलॉजिकल मोड जो दिया जा रहा है ना, इससे सोसाइटी और महात्मा गांधी जी की जो वैल्यूज है, इससे सोसाइटी करप्ट हो रही है। इट इज a crime against society if somebody is defending and promoting the values of Godse। नहीं, हम अपनी सोसाइटी को ही चार्ज कर रहे हैं ऐसी चीजें करके, तो हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ओके। और सेकंड थिंग मैं आता हूं सावरकर जी पर। सावरकर जी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देश की आजादी के प्रति इन्होंने मैक्सिमम सेक्रीफाई किया। सबसे पहली चीज, हिंदू मुस्लिम कर दिया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी बहस होगी, लेकिन नेशनलिस्ट होना, नेशन के प्रति सपने देखना, कोई सावरकर जैसा सीखे। ये मैं साफ लैंग्वेज में कहता हूं। काला पानी की उस अंडमान निकोबार के जेल में उस छोटी सी फुट नहीं, 5-4 फुट की दीवार के अंदर सालों जेल में जंजीरों से बंधा रहना, इट इज कंपैरिजन नहीं किया जा सकता भाई। जिंदा होते हुए आदमी को नर्क में डाल देना, ये अंग्रेजों ने किया उनके साथ। यूथ जब है, यंग लोग हैं, उनके अपने, वो ज्यादातर चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, वो सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशंस हावी हो जाता है, लोग मार देते हैं। मान लो उन्होंने भी वेपन सप्लाई किया, गैंग ज्वाइन की, मारा मोरा किसी को, कुछ भी किया, पर्पज क्या था? पर्पज पॉलिटिकल था, टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। और मेरी बहुत सारे लोगों ने जान दी है कि सावरकर जी ही नहीं है, तमाम लोगों ने जान दी है इस देश की आजादी में। अगर आप लिस्ट निकाल के देखें तो लाखों लोग मिलेंगे, 5 साल के उम्र के बच्चों से लेकर के 5-7 ईयर का मिनिमम बच्चा है जिसने अपनी जान दी आजादी के लिए। और फिर जाकर के ये मैक्सिमम हम सभी लोग उसमें हैं, किए हैं हम लोगों ने। तो ये पहली बात, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और नेशन के लिए जिन्होंने सेक्रीफाई किया, उसकी वैल्यूज के लिए, उसके पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, इस ग्राउंड पर सावरकर जी को नमन है, इस पर कोई चैलेंज नहीं है। सेकंड बात आती है, कुछ मुस्लिम लीडर हैं जो सावरकर को क्रिटिसाइज करते हैं, इन्होंने आरएसएस बनाई, इन्होंने फला बनाया। आरएसएस कोई बुरी इंस्टीट्यूशन नहीं, आरएसएस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड दे हैव टू बी देयर इन इंडिया। वो इस देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का आर्मी के बाद इस सोसाइटी को मेंटेन रखने की गारंटी है आरएसएस। आरएसएस अगर है तो वो एक गारंटी है इस देश की, इसको अनक्वेश्चनेबली चैलेंज नहीं करना चाहिए और उसको रहना चाहिए। एक इंटरनल आर्म्ड फोर्सेस होनी ही जरूरी है बाकी सारे फोर्सेस के बाद, क्योंकि आइडियोलॉजिकल हम लोग बैंकरप्ट जब होते हैं ना, हमको आजादी, जब हम गुलाम हुए ना, तो केवल और केवल उसमें लड़ जाने वाले का ही दोष नहीं है। हमारी सोसाइटी जो थी वो इतना, उसका लेवल, मोरल और ग्राउंड सारे गिर गए थे ना, इसके यह भी एक फैक्टर है हमारी गुलामी में। समझ रहे हैं, मोरल फैक्टर सोसाइटी का गिर जाना। आर्म्ड केवल लड़ाई लड़के ही जीत नहीं होती है, बाकी कॉन्सेप्ट्स और भी उसके होते हैं जो सोसाइटी के फैब्रिक्स इंटरट्विन्ड हैं, जिसके पिलर्स होते हैं। केवल लड़ना ही एक डिफेंड करना नहीं होता। अगर हम सोसाइटी में, आज भी सोसाइटी अगर करप्ट होगी ना, तो फिर से गुलाम बन जाएगी। इसको स्ट्रेंथन करना हर डे बाय डे, इसमें इमोशंस, फीलिंग्स, साइंटिफिक टेम्पर, बाकी सारी चीजें जो ड्यूटीज हैं हमारी, नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको इन्फोर्स करना, लोगों को हमेशा जगा के रखना, ये उस इंस्टीट्यूशन का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरएसएस रिलीजियस कामों में फंस गई। देख, पता नहीं वहां पे जो बाबू मोहन भागवत जी हैं, शायद उनको चीजें, वो उनका उतना
कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पा रहा, लेकिन वो बहुत रिलीजियस हो गया है। नहीं, उसको एक हिंदू नेशनलिस्ट के तौर पर देखा जा रहा है इस इंस्टीट्यूशन को, लेकिन उसको एक नेशन की बेसिक फाउंडेशंस पर होना चाहिए कि नेशंस में क्या गलत हो रहा है, कौन सी आइडियोलॉजी प्रोपेल करनी है, जिससे सो दैट द पीपल कैन गो अप, है ना, लिफ्ट अप किया जाए सोसाइटी को, की वैल्यूज को डाउनग्रेड ना होने पाए। नहीं, जबकि ये सारे काम प्रोफेसर सब जो लोग रह रहे हैं सिविल सोसाइटी, जिनका काम है। लेकिन एक ये भी, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन आरएसएस, इसको चाहिए कि इस पर भी वो फोकस करे। सोसाइटी अपनी करप्ट ना हो, बैंकरप्ट हो जाती मोरली, है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए, जिस पे हमें फोकस करना है। और दूसरी, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सावरकर जी का है। दो कंपोनेंट हो गए सोसाइटी के। हाँ, अब एक ही कंट्रोवर्शियल चीज है, मुस्लिम और हिंदू का ये मसला, समझ रहे हैं, यही एक ही चैलेंज है सावरकर जी के। और ये सावरकर का डिराइव्ड नहीं है मुस्लिम हिंदू, क्योंकि ये देश का डिवीजन ही इसी आधार पर हुआ। मुस्लिम लीग जब बनी 1903 और 5, 6, 7, नहीं, इस तरह मुस्लिम लीग जाकर के बनती है बांग्लादेश के, जो आज बांग्लादेश है ना, इस तरह से वहां से वो उठती है, और फिर जाकर के 1913, 14, 15, फिर बाकी आगे, है नहीं, पूरा एक अपनी इसकी हिस्ट्री जन्म वहीं से लेती है, एक रिलीजियस ग्राउंड्स पर। फिर उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके, नहीं, एक नया पाथ बनाया जाता है। तो मुस्लिम की इंटरेस्ट को जब वो प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन सारे मुस्लिम को प्रोटेक्ट नहीं करती थी ये मुस्लिम लीग। कुछ मुस्लिम्स कांग्रेस के साथ भी थे, बहुत सारे थे, मानता हूं कि 45% मुस्लिम कांग्रेस के साथ थे, नहीं, 55% मुस्लिम लीग के साथ थे, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर। ये था, रियलिटी है ये। हुआ मसला क्या, अब जो हिंदूज के इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए लोग खड़े तो होंगे, होंगे ना। जब पोलर पोलर मतलब एक नेगेटिव होता है, तो इंडक्शन से दूसरा हो जाता, तो ऑटोमेटिकली दूसरा नेगेटिव हो जाता है पास में आने से, इंडक्शन प्रोसेस से ही। तो ये तो सोसाइटी में फिर होना ही था, क्योंकि हिंदू भी तो मेजोरिटी में है। लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये नहीं थी कभी भी, कांग्रेस सभी को साथ में लेके चलने वाली कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है। लेकिन ये जो फिर उसके बाद से पूरी स्टोरी देखें, नहीं, तो फिर चल पड़ता है एक नया कॉन्सेप्ट, फिर उसमें सारे चीजें आती हैं जाती हैं। नहीं, तो हिंदू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया ही मूवमेंट चल जाता, ये हिंदू सभा बन जाती है, नहीं, हिंदू सभा भी एक बन जाती है ना। फिर उसके बाद फिर पूरे एक नया ही दो पैरेलल डिवीजन शुरू हो जाए, नहीं, दो पैरेलल रूट्स रेल की तरह बन जाते हैं। जब डिवीजन हो ही गया है, नहीं, सेपरेशन, तो फिर ये पैरेलल ही चलेंगे, नहीं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए कभी कभी उन्होंने भी जब प्रोटेक्ट करते वक्त उन्होंने कुछ आइडियोलॉजिकल आइडियाज भी दिए कि देखो ऐसा है, जब बन रहा है ये देश तो सभी क्यों चले जाए। नहीं, लॉजिकल बन जाता है, भाई देखो ऐसा है कि देश बन रहा है, जब ये तो चले जाए, या तो जो रहे हैं वो हिंदू बन जाए, ऐसा भी नहीं। उन्होंने प्रपोजल रख दिया सावरकर साहब ने। ये सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हो गई, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ को माफी मांग ली, मांग ली जब उनका सारा स्टेटस ही खत्म हो रहा है। यार 25 साल से कोई जेल में है, वो भी इतना बुरी तरह है। अब उधर हमारे तिलक जी थे, अब उन्हों के 65-70 साल की उम्र में उधर जेल में डाला हुआ है उनको। उधर क्या नाम है इसका यार, बिल्कुल म्यांमार में है, उधर उनको जेल में डाला हुआ है 6-7 सालों से। 1914 में उनको छोड़ता है, बुजुर्ग हो चुके हैं, 60-65 साल के, अब मरने की उम्र पे हैं, वो उतना ताड़ना झेल ही नहीं सकते। उन्होंने सोचा कि अब आज का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर दूसरी डायरेक्शन में चल चुका है, चलो ठीक है, मानो ना मानो कि एक माफी लेटर लिख दो, चीजें डाउन होती है, हम आगे से निकलते हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, कुछ और काम करते हैं, है ना। तो इस तरह पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर तो 1930 के बाद से चेंज हो गया, 32 पे 34 में फिर चेंज हो गया, 37 में इलेक्शन हो गए, बहुत सारी स्टोरी। आज हमेशा वही प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के नहीं रहते, नहीं, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ, है ना। जो आज प्रिंसिपल्स हैं वो कल नहीं रहते, तो चेंज हो जाते हैं।
प्रिंसिपल्स ऐसा होता है कैसा है जो चेंज हो जाए, ये भी लोग आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई प्रिंसिपल होता ही नहीं एक्चुअल में। ये सब इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, कभी आज टाइम और समय के हिसाब से ये चीज सही है, टाइम और समय के हिसाब से वो चीज सही है। हो सकता है कल पाकिस्तान अगर इंडिया का पार्ट बन जाए या बांग्लादेश इंडिया में आ जाए तो पूरी तरह इसको प्रोटेक्ट करना एक नेशन हो जाएगा ना, तो फिर वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं, वहां के लोग भी भारत का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लग जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल चीजें बदलती रहती, एटमॉस्फेयर है ना। तो इस तरह वहां पे भी चीजें बदलती रही, चीजें नए नए इरप्ट होती रही, नए मूवमेंट्स चलते रहे, उसमें सिचुएशन बदली, उन्होंने माफी लेटर लिख दी। तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। लोग उनको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि बड़ा हिंदू थे वो थी, बिल्कुल फालतू बात है ये सब, है ना। क्योंकि वहां पे पोलराइजेशन शुरू हो गया, चीजें उस तरह डिमांड करती थी इस्लाम, उस तरह वैसे दिखा वो, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, ये सारे आर्गुमेंट हमारे अपने हैं और जो मैं सोचता हूँ मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।